हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। जिन्होंने नहीं देखा हो वीडियो वो एक बार प्लीज़ चैनल पर जाएँ और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके वीडियो चैनल को देखें। अब देखो बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वो है परागण, निषेचन एवं भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। अगर इंग्लिश में बात करें तो परागण को कहा जाता है पॉलिनेशन, निषेचन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन एंड भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। देखो पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा पॉलिनेशन, परागण। तो कोई भी पुष्प है उस हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ने से पहले पुमक जायन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आगे बात करते हैं कि किसी भी पुष्प में पराग कोश से मुक्त होने वाले परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना या स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। यानी सीधी सारी डेफिनेशन ये है कि पराग कोश से मुक्त होने वाले परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। और परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्व परागण और एक होता है पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन की बात करें तो किसी पुष्प के पराग कोश से मुक्त होने वाले परागकण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे कहा जाता है स्वपरागण। दो कंडीशन। देखो जैसे मान लो सपोज करो ये प्लांट है, यहाँ पर फ्लावर आ रहा है, एक फ्लावर यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर इस पुष्प के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण। इस पुष्प के परागकण अगर इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो भी स्वपरागण। तो इसका मतलब स्वपरागण दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया स्वयुग्मन और दूसरा हमारे पास हो गया सजात पुष्पी परागण। अब जैसे स्वयुग्मन की बात करें तो स्वयुग्मन को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोगैमी और सजात पुष्पी परागण को कहा जाता है जिटोनोगैमी। अब स्वयुग्मन पहली वाली कंडीशन, एक पुष्प के परागकण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वयुग्मन, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो सजात पुष्पी परागण कहलाता है। जैसे इसकी बात करें स्वयुग्मन का एग्जाम्पल है सरसों और गुड़हल। और सजात पुष्प की बात करें तो मटर और मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा की बात करें तो नॉन मेंडल वंशागति में हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता। जब मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो मेंडल के नियमों से विचलन दर्शाने वाले यानी मेंडल के नियमों का पालन नहीं करने वाला जो नियम है उसे कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता देखी गई सबसे पहले मिराबिलस जलापा। अब देखो बात करते हैं जो स्वपरागण होता है उसके अनुकूलताओं की। तो अनुकूलताओं में पहली जो अनुकूलता है स्वपरागण की अनुकूलताओं की बात करें तो स्वपरागण की अनुकूलताओं की बात करें तो पहली अनुकूलता हमारे पास सामने आती है द्विलिंगीयता। और द्विलिंगीयता को कहा जाता है बाइसेक्सुअलिटी। और बाइसेक्सुअलिटी का मतलब यह है कि स्वपरागण के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों एक साथ एक ही पुष्प में परिपक्व होने चाहिए या एक ही पुष्प में पाए जाने चाहिए। यानी नर जनन भाग भी उसमें उपस्थित हो और मादा जनन भाग भी उसमें उपस्थित हो, तभी स्वपरागण हो सकता है। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो मटर और गुड़हल। दूसरी बात करते हैं
समकाल पक्वता। दूसरी अनुकूलता समकाल पक्वता। समकाल पक्वता को कहते हैं होमोगेमी। अब समकाल पक्वता मैंने आपको बताया स्वपरागण के लिए नर जनन भाग मादा जनन भाग दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए, यानी समान काल पर परिपक्व होने चाहिए। समकाल पक्वता दोनों का परिपक्वन यानी नर जनन भाग यानी पुमंग और जायांग दोनों एक साथ परिपक्व होने चाहिए, इसे कहा जाता है समकाल पक्वता। एग्जाम्पल्स की बात करें तो सदाबहार और मिराबिलस जलापा। ठीक है। अब तीसरी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुकूलता है स्वपरागण की वो है क्लिस्टोगेमी, या हिंदी में बोलते हैं अनुन्य मिल्यता। अनुन्य मिल्यता इंग्लिश में बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। अब क्लिस्टोगेमी या अनुन्य मिल्यता का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ मांसाहारी पादप होते हैं, उन मांसाहारी पादपों में जो पुष्प पाए जाते हैं वो बंद प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, यानी उनमें बंद पुष्प पाए जाते हैं। तो जब जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, जब परागण के लिए यानी परागण क्रिया के लिए या मकरंद चूसने के लिए जब उस पुष्प पर बैठते हैं तो वो अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है। बंद करने से होता क्या है कि उनकी दम घुटने से वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और फिर यही पादप उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता है। तो कुल मिला के मांसाहारी पादप का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की बहुत कमी है, तो पौधे अपनी अनुकूलता को प्रदर्शित करने के लिए नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, क्योंकि कीटों के जो कवच होता है उस कवच बना होता है काइटिन प्रोटीन का, और काइटिन प्रोटीन जो होती है वो नाइट्रोजन से बनी होती है। तो कुल मिला के नाइट्रोजन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए ये पौधे अपना स्वरूप को चेंज कर लेते हैं और मांसाहारी पादप कहलाते हैं। अब जैसे बात करते हैं क्लिस्टोगेमी यानी बंद पुष्पों में जो पाए, बंद पुष्प का मतलब क्या होगा? उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका के ऊपर गिर जाएंगे, तो इसे ही कहा जाता है क्लिस्टोगेमी, यानी बंद पुष्पों में पाई जाने वाली जो कंडीशन होती है या अनुकूलता होती है उसे अनुन्य मिल्यता या क्लिस्टोगेमी कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास आता है कनकोवा, वायोला, जंकस, सक्सीफ्रेगा, ऑक्जेलिस और ड्रोसेरा। ये सारे के सारे जो प्लांट होते हैं इनमें बंद पुष्प पाए जाते हैं, यानी क्लिस्टोगेमी प्रकार की अनुकूलता पाई जाती है। तो ये हमने स्वपरागण की 3 अनुकूलताओं के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक पादप के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर जाकर गिरते हैं तो उसे कहा जाता है परपरागण। अब अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसकी क्या क्या अनुकूलता होंगी परपरागण की? तो पहली अनुकूलता की बात करें तो जैसे इसी से लेकर आते हैं, स्वपरागण के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? द्विलिंगिता। इसके लिए क्या होगी? एक लिंगीयता। अब एक लिंगीयता को बोलेंगे बाई सेक्सुअलिटी। अब एक लिंगीयता का मतलब क्या होगा कि ऐसा पौधे के पुष्प जिसमें या तो नरजनन भाग हो या मादा जनन भाग हो, दोनों में से कोई एक हो, इसे कहा जाता है एक लिंगीयता, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पपीता। दूसरी बात करें भिन्न काल पक्वता, और भिन्न काल पक्वता को कहा जाता है डाइकोगेमी। अब भिन्न काल पक्वता में क्या होगा कि नर जनन भाग और मादा जनन भाग भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व हो। पहले नर जनन भाग परिपक्व हो गया, बाद में मादा जनन भाग परिपक्व हो गया, तो दोनों कंडीशन में भी स्वपरागण नहीं होगा, परपरागण ही होगा। क्योंकि जैसे नर जनन भाग से मान लो पुंके से परिपक्व हो गए तो वर्तिका के परिपक्व नहीं, तो वहाँ पर वो अंकुरित नहीं होंगे। मादा जनन भाग परिपक्व हो गया, नर जनन भाग नहीं हुआ तो भी नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशन में कौन सा परागण होगा? परपरागण, क्योंकि दूसरे पुष्प के जो दूसरा पुष्प का जो पादप होगा उनमें तो परिपक्व होंगे, इसलिए वो क्या करेंगे? परपरागण, यानी किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाकर गिरेंगे। अब जैसे भिन्न काल पक्वता को बात करें तो भिन्न काल पक्वता भी इस तरह से 2 प्रकार की हो गई। पहली तो होगी पूर्वता और दूसरी हो गई स्त्री पूर्वता। अब पूर्वता की बात करें तो उसे कहा जाता है प्रोटो एंड्री और इसे कहते हैं प्रोटोगाइनी।
प्रोटोएंड्री की बात करें, पूर्वता, नाम से पता लग रहा है प्रोटोएंड्री, एंड्रोसम का विकास हो, यानी जो पुष्प है उस पुष्प में पहले नरजनन भाग परिपक्व हो, यानी नरजनन भाग अगर परिपक्व होता है तो उसे कहा जाता है पुपूर्वता। पहले मादा जनन भाग से पहले नरजनन भाग परिपक्व हो तो इसे कहा जाएगा पुपूर्वता। पुपूर्वता किसमें पाई जाएगी? साल्विया, गुड़हल, सूरजमुखी, कपास, इन सब प्लांट में। स्त्री पूर्वता की बात करें तो स्त्री पूर्वता का मतलब ये होगा कि नर जनन भाग से पहले मादा जनन भाग परिपक्व हो, यानी वर्तिकाग्र का विकास सबसे पहले हो। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है जैसे ब्रेसिकेसिकुल। अब ब्रेसिकेसिकुल में कौन आता है? सरसों। इसी के बाद रोजेसिकुल, और रोजेसिकुल में कौन आता है? गुलाब। तो सरसों, गुलाब, इन सब में स्त्री पूर्वता पाई जाती है, मादा जनन भाग नर जनन भाग से पहले परिपक्व होगा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली भिन्न काल पक्वता की, यानी भिन्न भिन्न काल में जो मादा जनन भाग और नर जनन भाग का विकास होगा, एक समय पर नहीं होगा, तभी इसमें क्या पाया जाएगा? परपरागण। आगे बात करें अगली, तो देखो तीसरी जो अनुकूलता आती है, तीसरे अनुकूलता को हम लोग कहते हैं स्वबंध्यता। अब स्वबंध्यता का मतलब होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। अब सेल्फ स्टेरिलिटी की बात करें तो स्वबंध्यता का मतलब होगा कि जैसे कि कोई पौधा है, उस पौधे में या तो नरजनन भाग हो या फिर मादा जनन भाग हो, या फिर यूँ हो कि नरजनन भाग मादा जनन भाग का विकास होने के बावजूद भी उनमें जैसे पुंकेसर अगर उसके वर्तिका उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो वो अंकुरित नहीं होंगे, यानी वो एक प्रकार से बंधे पुष्प होगा। यानी बंधे पुष्प का मतलब होगा या तो उसमें नरजनन भाग ही परिपक्व होगा या मादा जनन भाग ही परिपक्व होगा, बाकी वो यानी जनन नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के ये है कि वो बंधे होगा, या तो नरजनन भाग अगर विकसित हुआ तो मादा जनन भाग उस पर कोई विकास नहीं कर पाएगा, यानी मादा जनन भाग का विकास अगर हो भी जाता है तो परागकण उस पर अंकुरित नहीं होंगे। इसे कहा जाएगा सेल्फ स्टेरिलिटी या स्वबंध्यता, जो पाई जाती है अंगूर। तो अब बात करते हैं हर्कोगेमी, या इसे बोलते हैं हर्कोगेमी, हिंदी इंग्लिश में तो ये बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अवरुद्ध परागणता। देखो यहाँ की बात करते हैं हर्कोगेमी। कैरियोफिलेसी एक फैमिली होती है। इस कैरियोफिलेसी फैमिली जो होती है, इस कैरियोफिलेसी फैमिली में होता क्या है? देखो पहले तो बात करते हैं हर्कोगेमी क्या होता है। स्वपरागण को रोकना है, पर परागण को बढ़ावा देना है। तो एक विशेष प्रकार का पुष्पों में प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं गिरते थे। तो पहली कंडीशन में कैरियोफिलेसी की बात करते हैं। कैरियोफिलेसी में क्या होता है? वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से काफ़ी अधिक होती है, तो पुंकेसर तो नीचे रह जाते हैं, वर्तिकाग्र पुष्प से बाहर निकल जाती है, इसलिए उस पर कतई भी परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर नहीं गिरेंगे। तो इसमें कौन सा होगा? पर परागण, पहला चीज़। दूसरा है आंकड़ा, कैलोट्रोपिस जिसे बोलते हैं आँख। कैलोट्रोपिस में होता क्या है? परागकण परागपिंड के रूप में पाए जाते हैं, तो इनमें भी कतई भी वर्तिकाग्र उसी पुष्प यानी वर्तिकाग्र जो होगा उस पर परागकण नहीं गिरेंगे, यानी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं गिरेंगे। एक होता है ग्लोरियोसा। ये जो ग्लोरियोसा जो प्लांट होता है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें जब परागकोश का जब स्फुटन होता है तो परागकण काफ़ी ज़्यादा दूर दूर जाकर गिरते हैं। तो ये ग्लोरियोसा की विशेषता है। तो हर्कोगेमी का मतलब होता है कि पर परागण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रकार के प्राकृतिक अवरोध पुष्प में पाए जाते हैं, जिससे उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाकर गिरते हैं। अब एक और स्पेशल अनुकूलता आती है जिसे कहा जाता है विषम वर्तिकाग्र, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल। और हेटेरोस्टाइल की बात करें तो उसमें होता क्या है कि दो प्रकार के पुष्प, यानी प्रिमुला एक प्लांट होता है, उस प्रिमुला प्लांट में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प में नर विकसित और मादा अविकसित, दूसरे पुष्प में मादा विकसित या नर विकसित, यानी कुल मिला के दो प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे। एक में नर बड़ी मादा छोटी और दूसरे में मादा बड़ी और नर
छोटा होता है, तो इस वजह से भी उनमें स्वपरागण न होकर परपरागण पाया जाएगा। यानी कुल मिला के इस प्राकृतिक अवरोध के कारण नर पुष्प मादा पुष्प पे संलयन नहीं कर पाएगा और मादा पुष्प नर पुष्प पे संलयन नहीं कर पाएगा। यानी कुल मिला के नर जनन भाग विकसित होगा तो मादा जनन भाग विकसित नहीं होगा, और मादा जनन भाग विकसित है तो नर जनन भाग विकसित नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात करी कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, स्वपरागण की अनुकूलताएं क्या होती हैं, परपरागण की अनुकूलताएं क्या होती है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जो परपरागण जो होता है वो किन किन विधियों के द्वारा होता है। जैसे परपरागण की बात करें तो परपरागण में परागकण वायु द्वारा भी प्रकीर्णित हो सकते हैं, जल द्वारा भी प्रकीर्णित हो सकते हैं, और कुछ पक्षियों के द्वारा भी प्रकीर्णित हो सकते हैं, कीट परागण के द्वारा यानी कीटों के द्वारा भी उसका परागण हो सकता है, गिलहरी द्वारा, इन सब के द्वारा परागण हो सकता है। तो वो सारी बातें करेंगे। तो परागण की विधियों की अगर हम लोग बात करें तो परपरागण की क्रिया के लिए सबसे मेन विशेषता ये होती है कि माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि परपरागण किसी न किसी माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो वो क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, जैसे दो प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, कुछ तो जैविक कारक हो सकते हैं, कुछ अजैविक कारक हो सकते हैं। जैसे जैविक कारकों की बात करें तो जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कीट हुआ, पक्षी हुए, चमगादड़ हुई, ये सब जैविक कारकों में। और अगर अजैविक कारकों की बात करें तो अजैविक कारकों में वायु और जल, ये दोनों कारक आते हैं। तो सबसे पहले हम अजैविक कारकों की बात करें तो यानी परपरागण की पहली विधि आती है वायु परागण, और वायु परागण को कहा जाता है एनीमोफिली। अब वायु परागण का मतलब यानी वायु के द्वारा परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचे, इसे कहा जाता है वायु परागण। अब वायु परागण के लिए पुष्प में ऐसी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो परागकण होंगे वो छोटे हल्के होने चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो परागकण होंगे वो असंख्य होने चाहिए, जो कि बहुत सारे संख्या में उड़ेंगे तभी तो किसी न किसी पुष्प पर जाकर वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। एक अगली चीज़ ये होनी चाहिए कि जो वर्तिकाग्र जो होती है वो वर्तिका पक्षमाभ युक्त या विशेष प्रकार के उभार युक्त होनी चाहिए। जैसे बात करें घास, तो घास में तो पक्षमाभ ही होती है, यानी छोटी छोटी बाल रूपी संरचनाएं वर्तिकाग्र पर पाई जाती हैं। और टाइफा की बात करें तो जो टाइफा होता है उसमें वृषनुमा होती है, यानी टाइफा में जो वर्तिकाग्र होगी वो वृषनुमा होगी। उसके बाद आगे बात करें तो वायु परागण के बारे में तो हमने बात करी। अब उसके बाद आता है जल परागण, जिसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। अब ये हाइड्रोफिली का मतलब ये है, यानी जल परागण का मतलब कि जल द्वारा होने वाला परागण, ठीक है। अब जल की सहायता से होने वाले परागण की बात करें तो जल में होने वाले परागण के लिए पुष्प में से क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि जो हमारा पुष्प होगा वो मकरंद रहित होना चाहिए, यानी जल में पाए जाने वाले पौधों में पुष्प मकरंद रहित होना चाहिए, रंगहीन, गंधहीन और पुष्प हल्का होना चाहिए। जो पराग कण होते हैं उन पर मोम का आवरण होना चाहिए ताकि वो पानी में गले नहीं। और वर्तिका जो होती है वो लंबी होनी चाहिए, यानी वर्तिकाग्र जो होगा वो लंबा होना चाहिए। वर्तिकाग्र लंबा होगा तो इसकी वजह से आसानी से जल परागण संभव हो सकता है। अब जल परागण या हाइड्रोफिली की बात करें तो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अधो जल परागण और एक होता है अधिजल परागण। अब अधोजल परागण को कहा जाएगा हाइड्रोफिली और अधिजल को कहा जाएगा एपी हाइड्रोफिली। ठीक है जी। अधोजल और अधिजल का मतलब, अधो शब्द या हाइपो का मतलब होता है जल के भीतर अगर परागण होता है, यानी परागकण जल के भीतर से प्रवाहित होते हैं तो उसे कहा जाता है अधोजल परागण। और अधोजल परागण पाया जाएगा सिरेटोफिल्लम नाजास, कॉटेमोजिटोन। और अधिजल परागण की बात करें तो अधिजल परागण पाया जाएगा वेलिस्नेरिया,
और कमल। तो ये हो गया जल द्वारा परागण। अब ये तो हमने पढ़ लिया जैविक। अब कुछ अजैविकों की बात करें तो अजैविक में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कीट परागण, यानी तीसरा हमारा जो परागण की विधि आती है वो आती है कीट परागण। इसे बोलते हैं एंटोमोफिली। कीट परागण की बात करें तो कीट परागण का मतलब ये है कि कीटों द्वारा होने वाला परागण। अब कीट कौन कौन से कीट हैं जो कीट परागण में ज़्यादातर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो जैसे पतंग हुआ, मधुमक्खी हुआ, बीटल हुआ, भंवरा हुआ, ये सब परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कीट परागण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो अगर कीट माना जाता है तो वो माना जाता है मधुमक्खी को। लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कीट परागण के लिए पुष्पों में से क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो कीट परागण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो पुष्प सबसे पहले तो आकर्षक, चमकीले, भड़कीले कलर के होने चाहिए ताकि कीट उनकी तरफ आकर्षित हो। मकरंद युक्त होने चाहिए और जो पुष्प की वर्तिका है वो रोम युक्त और चिकनी होनी चाहिए ताकि आसानी से परागण उनसे चिपक जाए। क्योंकि जब कीट किसी पुष्प पर बैठता है तो मकरंद चूसने के लिए जब बैठता है तो उसी समय उसके शरीर से परागण चिपक जाएंगे और परागण चिपकने के बाद जब वो किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर बैठता है तो उस वर्तिका पर वो परागण जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो वर्तिका रोम युक्त होनी चाहिए और चिकनी होनी चाहिए और परागण भी चिकने होने चाहिए, चिपचिपे होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई सारी बातें ये। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं जिनमें कीट परागण सामान्यतः होगा। तो ऐसे पौधे या ऐसे पौधों के पुष्प जिनमें बहुत ज़्यादा मकरंद पाया जाता है उनमें जैसे सरसों हुआ, सरसों के साथ साथ सालविया हुआ, ऑर्किड हुआ और ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो ये हो गया कीट परागण। दूसरा हमारे पास अगला जो हमारे पास आता है, चौथी विधि जो आती है वो आती है पक्षी परागण। और पक्षी परागण को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। अब पक्षियों के द्वारा कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो पुष्पों से मकरंद प्राप्त करते हैं। तो इन पुष्पों की विशेषता भी यही होगी कि कलरफुल, चमकीले, मकरंद युक्त होने चाहिए ताकि मकरंद चूसने के लिए वो पक्षी उस पुष्प पर बैठें और उसके साथ साथ परागण उनके शरीर से चिपक जाएं और वो परागण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो ये वाली बात हो गई। तो पक्षी परागण होगा। अब पक्षी परागण जो होगा तो पहली चीज़ तो पुष्प में से क्या विशेषता, तो मैंने आपको बता दिया कि चमकीले होने चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए और दूसरी बात यह होनी चाहिए कि पुष्प की आकृति ऐसी हो कि पक्षियों की चोंच आसानी से उसके भीतर चली जाए। जैसे कुछ जो जैसे अब बात करते हैं तंबाकू की, तो तंबाकू में जो पुष्प होता है वो नलिकाकार होता है। इसी प्रकार कैलिस्टोन जो प्लांट होता है जिसको बॉटल ब्रश के नाम से जाना जाता है, उसमें प्यालेनुमा या कपनुमा होता है। इसके बाद एरेकेसी एक फैमिली होती है, उस एरेकेसी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं वो कुंभाकार होते हैं। कुंभाकार का मतलब होता है जैसे शलजम होता है वैसे शेप, ऊपर से थोड़ा सा मोटा, मटके जैसी, ऊपर से मोटा और नीचे से काफ़ी पतला, यानी ऊपर नीचे से पतला, बीच में से मोटा। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना होगी। अब एक चीज़ और है कि ये तो चलो हमने बात कर ली, पुष्पों के बारे में बात कर ली है ना। अब कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बहुत ज़्यादा पक्षी परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे हमिंग बर्ड हुआ, ठीक है, और नेक्ट्यूरस हुआ, उसके बाद सनबर्ड्स हुआ। तो सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, नेक्ट्यूरस, ये जो सब पक्षी हैं, ये सब पक्षी परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आगे बात करते हैं चमगादड़ परागण। और चमगादड़ परागण को बोलते हैं चायरेप्टेरोफिली। अब चायरेप्टेरोफिली या चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, देखो चमगादड़ रात्रिचर प्राणी होता है, तो कुछ ऐसे पुष्प जो रात्रि में खिलते हैं उन्हीं पुष्पों में चमगादड़ जो होगा उसके द्वारा परागण की क्रिया होगी। अब चमगादड़ के द्वारा जो परागण की जो क्रिया होती है उसमें होता क्या है कि वही पुष्प चमकीला, मकरंद युक्त होना चाहिए ताकि चमगादड़ मकरंद प्राप्त करने के लिए उसमें बैठे और उससे परागण चिपक जाए। जब किसी दूसरे पुष्प पे जाए तो उससे परागण क्रिया संपन्न हो। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनमें चमगादड़ जो होता है उसके द्वारा परागण होता है? तो देखो कदम, कचनार, बालम खीरा, ये सब जो प्लांट होते हैं उनमें चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब आगे बात करें हम लोग तो जैसे गिलहरी जो होती है, गुलमोहर और सैमल,
इस गुलमोहर और सेमल में जो परागण जो होता है वो गिलहरी के द्वारा भी होता है, और सेमल और गुलमोहर में परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा भी होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो गुलमोहर सेमल में गिलहरी के द्वारा भी परागण क्रिया होती है और पक्षी के द्वारा परागण क्रिया भी होती है। एक चीज़ और है, जो ऑर्किड और लेमना जो प्लांट होते हैं, ऑर्किड और लेमना प्लांट, इन दोनों प्लांट में भी घोंघा के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो यह परागण का जो पूरा टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। परागण वाला जो होता है, यानी परागण की दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो परागण की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, स्वपरागण, परपरागण। वो सारे हमने बातें कर ली, उनकी अनुकूलताओं की बात कर ली, परपरागण की विधियों की बात कर ली। अब एक नया टॉपिक है छोटा सा, अनिश्चितता या असंगतता या इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, असंगतता या अनिश्चितता, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। अब इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं या असंगतता की बात करते हैं, तो असंगतता का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीज़ें हैं, पूर्णतया जननक्षम या कार्यक्षम। पहली चीज़ तो जननक्षम व कार्यक्षम, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अगर पूर्णतया जननक्षम है यानी जनन करने योग्य हैं और कार्यशील भी हैं, फिर भी उनमें अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती तो उसे कहा जाता है असंगतता या अनिश्चितता या इनकम्पेटिबिलिटी। अब असंगतता या अनिश्चितता का मतलब सीधा साधा ये है, ये डिपेंड करता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। अब पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया क्या होती है? इसका मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक विशेष प्रकार के पुष्प के परागकण एक उसी पौधे की जाति जो, यानी वही पौधा है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं, तो उसे कहते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। तो अगर मान लो गुड़हल के पुष्प के परागकण अगर गुलाब के पुष्प पर जाकर गिरते हैं तो वो पूर्णतः जननक्षम कार्यशील हैं, फिर भी वो निषेचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेम जाति नहीं है, यानी समान जाति के जीवों में ही जनन की प्रक्रिया होती है। तो मनुष्य का मनुष्य में ही जनन होगा, ऐसा नहीं कि मनुष्य का किसी अन्य जंतु से जनन हो जाएगा और उनसे शिशु का उत्पन्न हो जाएगा। तो वही वाली बात है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का मतलब होता है कि विशेष जाति के पादप के परागकण उसी दूसरी जाति के, उसी की दूसरी जो दूसरा पौधा है, उसी जाति का दूसरा जो पौधा है उस जाति पर वो परागित हो पाएंगे। यानी एक विशेष प्रकार की जाति के परागकण एक विशेष प्रकार की जाति के वर्तिकाग्र पर ही अंकुरित होंगे। ठीक है, अब देखो, इनकम्पेटिबिलिटी जो होगी वो दो प्रकार की होगी। पहली होगी आंतर जातीय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि एक ही वंश की अगर दो भिन्न जातियां हैं, एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य अगर अनिश्चितता पाई जाती है तो उसे कहा जाता है आंतर जाति या इंटर स्पेसिफिक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और इसका क्रॉस अगर हम कराते हैं ब्रेसिका रापा से, ये सरसों ये राई। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद आता है अंतरा जातीय, इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इसका मतलब है दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य अगर इनकम्पेटिबिलिटी या अनिश्चितता पाई जाती है, वहाँ पर क्या है, एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य, यहाँ पर एक ही जाति के दो पौधों के मध्य इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है तो उसे कहा जाता है, यानी एक ही जाति के पौधों के मध्य इनकम्पेटिबिलिटी अगर पाई जाएगी तो उसे बोलेंगे अंतरा जाति या इंटर स्पेसिफिक अनिश्चितता या इनकम्पेटिबिलिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रीमूला। अब असंगतता या अनिश्चितता के लिए क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं, यानी इसके लिए क्या क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण अनिश्चितता पाई जाएगी। तो पहली कंडीशन, परागकण का अंकुरण नहीं हो, यानी परागकण का अंकुरण अगर नहीं होगा तो भी अनिश्चितता होगी। मान लो परागकण का अंकुरण हो जाता है तो पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो, पराग नलिका की वृद्धि भी हो जाती तो पराग नलिका की सही दिशा न हो। चलो सही दिशा में पहुंच जाता है माइक्रोपाइल, जो मैंने आपको बीजांड द्वार वाला भाग जो बताया था, यानी पराग नलिका की वृद्धि
वर्तिकाग्र, वर्तिका से वर्तिका, हमने डायग्राम में पढ़ा था। तो वर्तिका से होती हुई वो अंडाशय वाले भाग में जो बीजांड के बीजांड द्वार वाले भाग से भीतर प्रवेश करती है। तो यानी पराग नली का रास्ते में ही फट जाए, ये कंडीशन हो सकती है। और एक कंडीशन हो सकती है केंद्रक जो होते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, जैसे नर केंद्रक और मादा केंद्रक, उनका संलयन न हो। तो ये सारी कंडीशन जो होती है वो असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। ठीक है, अब आगे की बात अगले वीडियो में करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे निषेचन, किस प्रकार आवृत बीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।